वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। उत्तराखंड में आई आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए जिस तरह मरीन कमांडो को मोर्चा संभालना पड़ा, उससे यही पता चलता है कि राहत और बचाव का काम कितना दुष्कर है। उम्मीद की जाती है कि तमाम मुश्किलों के बाद भी संकटमोचक बल जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में समर्थ होंगे। लेकिन आवश्यक केवल यह नहीं है कि इन लोगों को बचाने में कोई कसर न उठा रखी जाए, बल्कि यह भी है कि उन कारणों की तह तक वास्तव में जाया जाए जिनके चलते यह आपदा आई। यह आपदा यही इंगित करती है कि 2013 में केदारनाथ की उस भीषण त्रासदी से जरूरी सबक नहीं लिए गए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कायदे से तभी इसका पता लगाया जाना चाहिए था कि ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। यह ठीक नहीं कि ग्लेशियरों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए जो पहल हुई थी वह आगे नहीं बढ़ सकी। कम से कम अब तो इस पहल को आगे बढ़ाया ही जाना चाहिए ताकि ग्लेशियरों की गतिविधियों का सटीक आकलन किया जा सके। इसके साथ ही इसका भी आकलन किया जाना चाहिए कि उत्तराखंड में चल रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं चमोली, सरीखे, अनहोनी का सामना करने में कितनी समर्थ है। यह हैरान करता है कि यह समझने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि यदि ग्लेशियर टूटने अथवा हिमस्खलन होने से नदियों में बेहिसाब पानी आता है तो फिर उनके तट पर स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार एक साथ 2 जल विद्युत परियोजनाएं आपदा की चपेट में आ गईं। एक तो पूरी तरह तबाह हो गई और दूसरी को अच्छी खासी क्षति हुई। वास्तव में इसी कारण जान के साथ माल का नुकसान भी बढ़ा। उत्तराखंड में 40 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यह तो गनीमत रही कि कुछ प्रस्तावित परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया, अन्यथा वहां ऐसी परियोजनाओं की स्थापना का सिलसिला कायम ही रहता। निस्संदेह यह नहीं हो सकता कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बिल्कुल ही न किया जाए, लेकिन इस दोहन की कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। उत्तराखंड सरीखे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वाले इलाके में तो इस सीमा रेखा का विशेष ध्यान रखना होगा। बात केवल उत्तराखंड के पारिस्थितिकी तंत्र की ही नहीं, देश के अन्य पर्वतीय इलाकों की भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखने की बातें अरसे से की जा रही हैं, लेकिन यही देखने में आ रहा है कि इसे लेकर अपेक्षित सजगता नहीं दिखाई जा रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और
देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह संस्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती हैं, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए यह सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें। पैरा सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपये के बड़े बड़े वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूँ की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूँकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए जिससे फसल की हानि न हो।